नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज आपके लेके आए हैं संवाद से इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग दो। जिन साथियों ने अभी तक भाग एक नहीं देखा है वो जाके हमारे YouTube चैनल पर देख लेंगे, जो कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थी के प्रश्न है। और सभी प्रश्न जो हैं बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और बिहार पुलिस, ऑल अदर एग्जाम, मतलब जितनी भी प्रकार के एग्जाम है सारे में इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए चलते हैं भाग दो के पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा, दरबारी यानी सरकारी भाषा क्या थी? गुप्त शासक देखिए, ये प्रश्न है एसएससी द्वारा में पूछा गया है। तो जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठाए गए हैं, जो कि गुप्त शासकों की थी। तो दरबारी भाषा थी इसका, यानी सरकारी भाषा है तो संस्कृत था। क्या था? संस्कृत था। जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता है उसे आप कमेंट में करेंगे, और जिन क्वेश्चनों का आंसर आपको पता नहीं है उसे आप नोट वॉच कर लेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्त का कालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक कैसी थी? राजतंत्रात्मक। देखिए, ये क्वेश्चन भी सिचुएशन पूछा गया प्रश्न है, तो आप इग्नोर नहीं करेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्त काल में राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत था भूमि कर। ऑप्शन नंबर ए। काल में क्या था? भूमि कर था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल में असाधारण उन्नति हुई थी? कला के क्षेत्र बोल रहा है, कला के किस क्षेत्र में, कला के गुप्त काल में सबसे अधिक अगर कुछ हुआ था तो वो चित्रकला हुआ था। क्या हुआ था? चित्रकला हुआ था। आज भी देखेंगे बहुत जो बहुत पुरानी पुरानी गुफाएं मंदिर वगैरह थी वो ज्यादातर गुप्त काल में ही बनी गई थी। ठीक है, तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी साहित्य रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? ठीक है, देखिए सबसे अच्छा प्रश्न है, शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है। यह है मेघदूतम। क्या है? मेघदूतम। इसका रचनाकार कौन थे? कालिदास। कौन था? कालिदास। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्तकालीन पुस्तक नवीन नवनीतकम, तो ध्यान दीजिएगा, नवनीतकम का संबंध है। देखिए, ये एमपी का प्रश्न है। नवनीतकम का संबंध है इससे, चिकित्सा से। किससे है? चिकित्सा से। देखिए, ये प्रश्न जो है एमपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्तकाल में वराह मिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहद संहिता की रचना की, किस विषय पर आधारित है? बृहद श्रृंखला, आप किताब का उसका नाम याद रखेंगे। बृहद श्रृंखला जो है वो खगोल विज्ञान के आधारित है, संबंधित है। इस पे है, ये खगोल विज्ञान पे है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आज का हमारा इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था। इनमें था सुश्रुत। कौन था? सुश्रुत। सुश्रुत को अभिज्ञान के बारे में था जानकारी थी। ठीक है, तो प्रश्न चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, लीलावती के लेखक थे। देखिए, इतना शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन ये भी पूछे गए हैं। लीलावती, लीलावती के लेखक कौन था? ये था भास्कराचार्य। ऑप्शन नंबर है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में कार्य किए जाते थे? देखिएगा, जब भी ध्यान आएगा आयुर्विज्ञान औषधि का, उसमें सुश्रुत और टिक कर देना है। कौन था? सुश्रुत। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्तकाल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री एवं शूद्र बोलते थे।
से बोलते थे स्त्री एवं शूद्र प्राकृत भाषा में बोलते थे, इसमें बोलते थे प्राकृत में बोलते थे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुष सबसे बराबरी थी? ठीक है, स्त्रियों और पुरुष में बराबरी था। ये मौर्य काल में भी हुआ, गुप्त काल में भी हुआ, चोलों में भी हुआ, ये सभी में। ऑप्शन नंबर डी, स्त्रियों की पुरुष से बराबरी थी। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में किस शिलालेख से मिलती है? रेशम बुनकर, ध्यान रखा जाए, रेशम बुनकर 10 पूर्व शिलालेख क्या है? 10 पूर्व शिलालेख, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, वह स्थित है। देखिए, किसने किया है? फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री था, उसने उल्लेख किया। ये कहाँ था अस्पताल? ये था पाटलिपुत्र में था। कहाँ पे था? पाटलिपुत्र में था। फाहियान कब भारत आया था? किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, इन्हें विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चीनी यात्री था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था? आपको पता होगा, आपने अगला वीडियो, हमारा पिछला वीडियो किया होगा तब पता होगा कि गुप्त काल में सबसे अधिक सोने की मुद्रा बनाया गया था। तो गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा था उसे क्या कहते थे? स्वर्ण मुद्रा काल में दिनार कहते थे। क्या कहते थे? दिनार कहते थे। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। रजत, गुप्त काल में जो रजत मुद्रा यानी चांदी की मुद्रा था, उसका नाम दिया गया था रूपक। क्या नाम दिया गया था? रूपक। ध्यान दीजिएगा, गुप्त काल में चांदी को रूपक और स्वर्ण को दिनार। ठीक है, अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? सर्वप्रथम सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र से संबंधित है। इस काल में जो गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल जो था, ये वस्त्र उत्पादन से संबंधित था। वस्त्र उत्पादन से संबंधित था। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त शासन काल में रेशमी वस्त्र का सर्वोत्तम उत्पादक था? देखिए, रेशमी वस्त्र का उत्पादन था, लेकिन सर्वोत्तम उत्पादक था कौन सा था? वो था पाटलिपुत्र, हमारा जो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में पटना के जानते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न है हमारा, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? ठीक है, ये देखिए रनिंग प्रश्न आया है। ये बताया गया था ऊपर में, गुप्त काल में सबसे अधिक सोना का सिक्का जारी किया गया था। सोने के सिक्के को क्या कहते थे? दिनार। क्या कहते थे? दिनार। और चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? अभी तुरंत ऊपर में बताया गया था, चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, सोना के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तत्काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग करने वाला बंदरगाह था, वो था तामलिंगी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नाम थोड़ा छोटा है, याद रखिएगा। कौन सा है? उत्तर भारतीय व्यापार के लिए। ठीक है, तामना लिखती है। ठीक है, अगला पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न भी जो है बीपीएससी में पूछा गया, 19 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी बीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है, 57 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे उपरांत प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं बड़े एग्जामों में। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? भूमि राजस्व का दर था उपज का छठा भाग। क्या लेते थे? उपज का छठा भाग जो वो भूमि राजस्व कर के रूप में दिया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे?
देखिए यूपीएस ये यूपी पीएससीएस में मैन में पूछा गया था। प्राचीन इतिहास में, प्राचीन भारत में सिंचाई को क्या कहते थे? विदक भागम। विदक भागम। इसका क्या नाम था? सिंचाई कर का नाम था। किसका नाम था? सिंचाई कर का नाम था विदक भागम। आप याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न हमारा है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? चार्वाक। इसका कथन है ये चार्वाक का कथन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? चार्वाक के अनुसार काम का सर्वोच्च मूल्य है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? लोकायत दर्शन, ध्यान दीजिएगा। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है चार्वाक को। किसको कहा जाता है? चार्वाक को। अगला प्रश्न हमारा है, शंकर के दर्शन को कहा जाता है? शंकर के दर्शन, शंकर के दर्शन कहा जाता है समग्र एकत्ववाद। समग्र एकत्ववाद। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रछन्न बौद्ध जो है वो शंकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शंकर को। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, वो है मीमांसा से। किससे है? मीमांसा से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मण को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? किस शासक ने दिया था? देखिए, इसमें जो था, गुप्त वंश जो था, इन्होंने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ठीक है। तो आज हमारा जो शासन का, गुप्त साम्राज्य का भाग दो यहीं पे समाप्त होता है। जल्दी आपके लिए अगला पार्ट में भाग 3 लेके आएंगे। तब तक हमारे एग्जाम, सॉरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि, और लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, और बेल बटन को बजाएं ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद।